नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान डेली करंट अफेयर के सेशन में आज अपन 9 अप्रैल 2025 यानी आज का राजस्थान का जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिटेल एनालिसिस राजस्थान जीके और सूजस की पत्रिका के साथ कवर करने वाले हैं। देखिए, आप डेली के डेली मेरी करंट अफेयर की क्लास हो रही है। पिछले लगभग 6-7 महीनों से आपको रेगुलर मेरी डेली करंट अफेयर की क्लास मिल रही है और मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूँ, अगर कोई बच्चा 6 महीने या 8 महीने रेगुलर डेली करंट अफेयर की मेरी क्लास ले लेता है और 8 महीने बाद उस क्लास को कंटिन्यू रखता है और वो एग्जाम देते जाता है ना, तो देखेगा वो करंट अफेयर और राजस्थान जीके में ज़्यादातर क्वेश्चन आपको एज इट इज मिलेंगे। करंट अफेयर में तो 100% क्वेश्चन, ये अपना लिख के ले लो कि आप सिंगल क्वेश्चन ऐसा बता दो उससे बाहर चला गया। जब डेली क्लास लेते हैं ना तो उसका फ़ायदा यही है, डेली आपको 20-25 मिनट निकालना, ज़्यादा टाइम नहीं, लेकिन डेली 20-25 मिनट निकालने से आपका एक सब्जेक्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में सिलेक्शन अगर आपको लेना है तो राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको सही करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। क्योंकि कुछ क्वेश्चन राजस्थान में ऐसे आते हैं जो कोई बच्चा नहीं कर सकता, जो करने की कोशिश करे वो गलत करके आएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर बच्चा करता है, लेकिन करंट अफेयर के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिलेक्शन वाले बच्चे ही करके आते हैं। इसीलिए करंट अफेयर को थोड़ा सीरियस लो, क्योंकि सेक्शन को लोग एग्जाम से 3 दिन पहले पढ़ते हैं और इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और सही करके नहीं आते। और राजस्थान में भी करंट अफेयर में से 99% क्वेश्चन आते हैं सूजस की पत्रिका में से। इसीलिए डेली के डेली क्लास के अंत में मैं आपको सूजस की पत्रिका भी पढ़ाता हूं, वरना मुझे मज़ा नहीं आता यहाँ अखबार पढ़ने में। ठीक है, मैं खुद तो मेरे हिसाब से पढ़ता ही हूँ, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर सारे पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे तो इंडिया करंट अफेयर की क्लास ही लेनी होती है। लेकिन मैं सूजस की पत्रिका यहाँ आपको डेली पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि उसमें से क्वेश्चन आते हैं और इस क्लास की पीडीएफ आपको लेनी है। हम डेली पीडीएफ भी देते हैं, मंथली पीडीएफ भी देते हैं, दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, बस लेने का तरीका पता होना चाहिए। 99.9% बच्चे हैं जो अपना इन्फ्यूजन नोट्स का जो एप्लीकेशन है उस पर अभी मुझे देख रहे हैं, उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि एप्लीकेशन में वहाँ पर आपको सेक्शन दिख रहा है पीडीएफ का, वहाँ से आप पीडीएफ ले लेते हो। लेकिन जो बच्चे यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं उनको पीडीएफ लेने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो उसका एक ही तरीका है, हम व्हाट्सएप से पीडीएफ देते हैं, फ्री में देते हैं, बस आपको उसको लेने का तरीका पता होना चाहिए। वो आज इस क्लास के अंत में मैं आपको बताऊंगा, वैसे तो मैं आपको रेगुलर बताता ही रहता हूँ। ठीक है, अब चलिए पहले आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है उस पर चलते हैं। राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025 के तहत राज्य में कितने नए टेक्सटाइल पार्क विकसित किए जाएंगे? अच्छा क्वेश्चन है, नीट एंड क्लीन क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा फंसते हैं, जो नीट एंड क्लीन क्वेश्चन होते हैं ना, इधर उधर का बखेड़ा नहीं होता जिस क्वेश्चन में। अभी राजस्थान के अंदर टेक्सटाइल और अपैरल पॉलिसी आई 2025 की, जो मैंने आपको 2 बार पढ़ा दी। ठीक है, उसके तहत राज्य के अंदर कितने नए टेक्सटाइल पार्क विकसित किए जाएंगे? तो 5 नए राज्य में टेक्सटाइल पार्क विकसित किए जाएंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। राजस्थान सरकार ने अभी राजस्थान में राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025 लागू की थी। ठीक है, इसमें राज्य का विजन क्या था? फाइबर से फैशन। फाइबर से फैशन तक ये विजन था इस पॉलिसी का। इस पॉलिसी को लाने के पीछे उद्देश्य ये है, फाइबर से फैशन तक इसका विजन रखा गया था। और इस नीति के माध्यम से ही 5 नए टेक्सटाइल पार्क विकसित करने के साथ नई और जो विस्तारित हो रही परिधान निर्माण इकाइयां हैं उनको सहायता प्रदान की जाएगी। जरूरी नहीं है कि इन 5 जो पार्क विकसित किए जाएंगे, टेक्सटाइल पार्क विकसित किए जाएंगे, उनमें ही टेक्सटाइल के सेक्टर में मदद की जाएगी। इसके अलावा ऐसे टेक्सटाइल स्टार्टअप, ऐसे नई परिधान निर्माण इकाइयां जो ग्रो कर रही है और सरकार को लग रहा है कि ये धीरे धीरे ग्रो कर रही है और बहुत आगे तक जा सकती है, उनको इंस्टेंट सहयोग दिया जाएगा। सहयोग में क्या है, उनके खाते में 50-50, 2-2 लाख, 5-5 लाख पैसे भर दिए जाएंगे? नहीं भाई, सहयोग का भी एक तरीका होता है। उनको कम ब्याज दर पर लोन दे दिया जाएगा, उनको लैंड पर कुछ जीएसटी में टैक्स छूट मिल जाएगी। तो इस प्रकार की कुछ छूट दी गई है ताकि लोगों के दिमाग में यह आए कि चलो इस सेक्टर को अपन बढ़ाते हैं, टेक्सटाइल में अपना काम और बढ़ाते हैं, सरकार मदद करी तो उस मदद को लेने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ें हैं। ठीक है, इससे राजस्थान जो प्रदेश है अपना, उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? इसके अंदर आधुनिक नए टेक्सटाइल पार्क विकसित होंगे, अपैरल विनिर्माण के लिए नए केंद्र के रूप में राजस्थान उभरेगा और वित्तीय इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। इस प्रकार की नीति जहाँ भी लागू होती है ना, उस सरकार का उस नीति के पीछे उद्देश्य ये होता है, बाहर से कोई बड़ी कंपनी आके अपने यहाँ पर इन्वेस्ट कर दें तो अपने पास पैसे आ जाएंगे, तो इस नीति के तहत भी बड़े मोटा धन आने की संभावना है। तो ये आप नीति ध्यान रखना। इसके अंदर 5 नए टेक्सटाइल पार्क हैं वो विकसित किए जाएंगे और जो कुछ नई टेक्सटाइल की यूनिट्स है जिनको लगता है कि इसको विस्तार करने से फायदा हो सकता है तो उनको वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। राजस्थान में 10वीं और 12वीं बोर्ड में फेल होने वाले छात्रों के लिए ऑन डिमांड एग्जाम कॉन्सेप्ट कब से लागू होगा? लो भाई, अब सरकार क्या क्या करे, कहाँ कहाँ बच्चों को रोजगार दें। कब रोजगार दे क्या सरकार? एक तो 10वीं 12वीं में फेल हो जाते हैं और 10वीं 12वीं में फेल होने का रीजन क्या पता है?
पहले रीज़न क्या था? पहले तो एक्चुअल में ही पढ़ाई नहीं करते, आजकल तो पढ़ाई भी करते हैं, फिर क्यों हो जाते हैं? आजकल दो तरीके के स्टूडेंट है, या तो पढ़ेंगे, बाकी ये जो मोबाइल है ना, इसने भाई साहब सत्यानाश कर दिया 10वीं 12वीं के छोरों का। तो माँ कसम, ये जो मोबाइल है ना, उन्होंने सबसे ज़्यादा इफेक्ट किया है 10th और 12th वाले बच्चों को। 10th और 12th की जो एज होती है ना, बड़ी खतरनाक एज होती है। 10th क्लास से छोटे बच्चे को अगर आप मोबाइल दोगे ना, आजकल तो क्या ही छोटे हैं, फिर भी मान लो एक बार के लिए कि उनको जब आप मोबाइल दोगे ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? फिल्म देख लेंगे, और क्या करेंगे? गेम खेल लेंगे, और क्या करेंगे? इंस्टाग्राम चला लेंगे। लेकिन भाई साहब ये 10वीं 12वीं वाले हैं ना, ये तो मोबाइल में गेम तो खेलेंगे ही, पबजी खेलेंगे, गेम भी अच्छा वाला खेलेंगे, ऐसे लोकल वोकल नहीं खेलेंगे, फ्री फायर पबजी खेलेंगे हैं। यूट्यूब इंस्टाग्राम पर तो खूब दबा के देखेंगे ही। इसके अलावा फिर वो एज ऐसी होती है कि उसके अंदर ऐसे इच्छा होती है कि मेरे भी महिला मित्र हो हैं, और मैं महिला मित्र को लाल हार्ट भेजूँ, कभी टूटा हुआ हार्ट भेजूँ, फिर वो मेरे को मनाए हैं, तो वो आंखों के ऊपर दिल आता है, वो मेरे पास इमोजी भेजें। बहुत ख़राब कर रखा है भाई, मोबाइल ने बहुत ख़राब कर रखा है 10वीं 12वीं वालों के। फिर क्या है, पूरी साल तो भेजेंगे, कभी लाल हार्ट बेजार, कभी ब्लैक हार्ट बेजार हैं, कभी रोज़ बेजार, कभी कुछ ही बेजार, फिर मार्कशीट में हो जाते हैं फेल। सरकार ने बोला ये तो नहीं सुधरेंगे, इनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो एकदम D10 आजोगे हैं, कोई काम के नहीं है, नहीं सुधरेंगे, फेल हो रहे हैं। घर वालों को तो टेंशन हो रही है, घर वालों की क्या गलती है बेचारों की हैं? वो तो महीने के महीने रिचार्ज हो कराते हैं। तो बोले क्या करें? बोले ये जो अपने मायतों को घोड़े दे रहे हैं 10वीं 12वीं में, इनके लिए ऑन डिमांड एग्ज़ाम कंसेप्ट लाते हैं अपन, ठीक है? जिससे क्या है कि विद्यार्थियों की साल बर्बाद ना हो। साल कैसे? आपने 10th के एग्ज़ाम दिए, 12th के एग्ज़ाम दिए, पूरी साल आपने सोना बाबू किया, पढ़ाई नहीं किया, फेल हो गए, तो फिर क्या अगली साल वापस पढ़ो तब पास हो गए। लेकिन बोला कि महीने भर बाद में ही एग्ज़ाम करवा के मामले को वहीं रफा दफा कर दें। और ये जो ऑन डिमांड एग्ज़ाम कंसेप्ट है, वो एक्चुअल के अंदर ये किसी को फेल नहीं होने देंगे, तुरंत उसके बाद में पास कर देंगे, ठीक है? इस योजना की मुख्यमंत्री जी ने मंजूरी दे दी है, और शिक्षा विभाग है उसको शुरुआत 1 जुलाई 2025 से कर रही है। कब से? 1 जुलाई 2025। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। यानी अगले सेशन में कोई 10वीं 12वीं में फेल हो जाता है। वैसे देखो, ये शिक्षा के लिए तो गलत है। आप अगर माता पिता के प्रति इतने ही संवेदनशील हो, फिर भी गलत है। कैसे गलत है? आप तो कोई डर ही नहीं है, फेल हो गए तो घर वाले गाड़ियाँ नहीं देंगे, क्या है 1 महीने बाद वापस रिजल्ट आएगा, वापस कर लूंगा मैं तो है। अब तो मेरा हर महीने एग्जाम होंगे। जयपुर, बीकानेर और उदयपुर के अंदर इसके लिए परीक्षा केंद्र भी बना दिए गए हैं। जयपुर को तो आप क्यों बर्बाद कर रहे हो? यहाँ तो अच्छे खासे पढ़ने वाले बच्चे हैं। इसका मतलब क्या सर बीकानेर उदयपुर में नहीं है क्या? है, इसमें भी है, लेकिन क्या करें। यहाँ पर सेंटर बनाए गए हैं, और इन सेंटरों के अंदर एक साथ 50 बच्चे हैं, वो एक सेंटर के अंदर परीक्षा दे सकते हैं। तो ऑन डिमांड एग्जाम कंसेप्ट भी अब लागू कर दिया है। यानी सरकार इतनी आपके प्रति संवेदनशील हो गई है कि आप फेल भी हो जाओगे, सरकार को बोलना कि 1 महीने बाद मेरा एग्जाम वापस करवाओ, मैं अब की बार पास कर लूंगा। आप वापस पेपर दोगे तो पास हो ही जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि फिर वो कॉपी चेक करने के लिए जिस टीचर के पास जाएगी ना, उसको पता लग जाएगा कि ये तो खत्म आदमी है। एक बार मैंने फेल कर दिया, वापस दोबारा मुंह उठा के आ गया, तो इसको यार करो पास, नहीं तो मुर्दा वापस आएगा तीसरी बार, हमें परेशान करेगा, पास कर आगे इसका पीछा छोड़ो। तो ये इस प्रकार की नीति भाई राजस्थान ही लाया है, देख लेना। शिक्षा, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कभी कभार, मैं किसी सरकार के पक्ष में नहीं हूँ, मैं किसी मंत्री के पक्ष में नहीं हूँ, मैं एकदम, मेरे लिए सब अच्छे हैं, ठीक है? ना मैं कांग्रेस का सपोर्ट करता हूँ, ना मैं बीजेपी का सपोर्ट करता हूँ, ना राजस्थान में जो तीसरी क्षेत्रीय पार्टी RLP, हालांकि वो अच्छी है, मेरा सॉफ्ट कॉर्नर उनकी तरफ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अंधभक्त हूँ उनका। अच्छे आदमी है, उनके सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी बहुत ही अच्छे आदमी, ठीक है? वो दुख सुख में काम आने वाले आदमी है जनता के, वरना नेता कभी जनता के काम आता नहीं है। बहुत ही अच्छे आदमी हो। पिछले 1 साल से, इससे पहले की जो अशोक गहलोत की सरकार थी, उस पर ये एलिगेशन लगते थे कि पेपर आउट होते हैं, और एक्चुअल में होते थे। क्योंकि अभी SI को पकड़ के अंदर डाल रहे हैं, मतलब थानेदार को उठा के जेल में डाल रहे हैं। SI की भर्ती के घोटाला आपको पता है ना। और ये बात जग जाहिर है कि दबा के पेपर आउट हुए हैं, लोगों ने खूब पैसे फेंके हैं, खूब नौकरियां आजमाई है, ठीक है? सब नौकरी लगे हैं, जिसने पैसा दिया वो नौकरी लगा है पिछले 5 सालों में, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। ये सरकार बोल रही है कि हम पेपर आउट नहीं कर रहे हैं, अभी तक ऐसी हुआ नहीं और होगा। जब तक सरकार सत्ता में रहती है, पावर में रहती है, तब तक पता लगता भी नहीं सरकार ने किया क्या है। अगर वापस इस बार आप कांग्रेस को चुन देते हैं ना, कभी पता नहीं लगता कि ये SI फर्जी लगे हैं। लेकिन सत्ता परिवर्तन हुआ तो दूसरे वाले क्या करेंगे? बोले इसने गलती की है, लाओ लोगों के सामने लाते हैं, फजीती करते हैं इनको।
तो अब क्या है कि अभी तक पेपर आउट का ऐसा कोई मसला आया नहीं सरकार में, और हुए भी होंगे तो सरकार चेंज होगी तो पता लग जाएगा। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या है राजस्थान में नॉर्मलाइजेशन की समस्या। एसएससी एग्जाम लेती है, बहुत सारे शिफ्ट में एसएससी का एग्जाम होता है, लेकिन बहुत कम टाइम में जब एसएससी का नॉर्मलाइजेशन है उस पर सवाल खड़े होते हैं। राजस्थान में भी पशु परिचर में नॉर्मलाइजेशन हुआ है, वो एक्चुअल के अंदर नॉर्मलाइजेशन नहीं है, वो मेहनत कश जो बच्चे हैं उनकी नौकरियां जा रही है, उनकी मेहनत को दबाया जा रहा है, उनका गला घोटा जा रहा है, ये हकीकत है। आप अगर आंकड़े को आप, मैं बात वो नहीं कर रहा हूँ भाई 6वीं पारी में जिसका पशु परिचर का एग्जाम था उसके नंबर बढ़ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा गलत बढ़ रहे हैं उसके नंबर, नहीं बढ़ने चाहिए। मुझे कोई ऐसा नहीं है कि भाई 6ठी पारी वालों से कोई दुश्मनी है, आपका भी पेपर 6ठी पारी में, आप मुझे गालियां मत देना कमेंट बॉक्स में। ऐसा नहीं है कि भाई आप 6वीं पारी में थे तो मैं आपका, आप मेरे दुश्मन हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैंने खुद ने कोई एग्जाम नहीं दिया है, ठीक है ना, कोई मेरा सिलेक्शन रुक रहा है। लेकिन एक्चुअल स्थिति ये है कि आपके पास नॉर्मलाइजेशन से आप एक बच्चे के नंबर में 60 से 70 नंबर का गैप ले आते हो। एक्चुअल में 70 नंबर का गैप है, आपको पता होना चाहिए 6वीं पारी और पहली पारी के अंदर, 6वीं पारी और चौथी पारी के अंदर 60 से 70 नंबर का गैप है। ये कहाँ तक जायज़ है? आप किसी बच्चे को 100 क्वेश्चन सही करने पे 200 नंबर देते हो अगर आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है तो, और वहीं दूसरा बच्चा उसी एग्जाम में 100 नंबर सही कर 100 क्वेश्चन सही करके आता है, आप उसको 250 दे देते हो, कितना गलत है? आप नॉर्मलाइजेशन, अच्छा बोर्ड के अंदर भी ऐसा है, बोर्ड के सचिव का अभी परसों आपने पता होना चाहिए एक न्यूज़ बड़ी वायरल हो रही थी, बोले मैं इस पीडीएफ पे साइन नहीं करना चाहता था, लेकिन आलोक राज जी से खुश नहीं थे तो मुझे साइन करना पड़ा। अभी राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के जो आलोक राज जी हैं अच्छे आदमी हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, उनसे रिश्ते अच्छे हैं, उसका उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा है, लेकिन जो चीज़ गलत है वो गलत है, उसको गलत कहा जाएगा, रिश्ते चाहे कैसे भी हो। मैं तो ये मानता हूँ आप अगर अच्छे सामाजिक प्राणी हो और अगर आपकी नैतिकता थोड़ी बहुत भी जिंदी है, अगर आपके घर वाले या आपका कितना भी क्लोज अगर कोई गलत करता है तो उसके प्रति आपका सॉफ्ट कॉर्नर कभी नहीं होना चाहिए, गलत तो गलत है, समझे। और राजस्थान के युवाओं के साथ आज कोई भी छात्र नेता खड़ा नहीं है, बड़ी विडंबना की बात है। पता नहीं उनको पीआर नहीं मिल रही है, उनको पब्लिसिटी चाहिए, मिलेगी। यही बच्चे हैं जिन्होंने आपको छात्र नेता बनाया है, यही बच्चे होंगे जो आपको विधायक बनाएंगे, यही बच्चे होंगे जो आपको बेरोजगार बना देंगे, इस चीज का ध्यान रखना। आप छात्र हितैषी हो, लेकिन जब आपके सामने सरकार आती है तो आप झुक क्यों जाते हो, मुझे ये समझ में नहीं आता। आप वन वे हो जाओ, या तो हम छात्र हितैषी हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता किसकी सरकार है, हमारे सामने कौन मुख्यमंत्री है, कौन प्रधानमंत्री है, हम छात्र हितैषी है, छात्रों के लिए हमें, छात्रों के हित में हमेशा खड़े रहेंगे। या आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना है तो आप साफ साफ बोल दो कि हम हमारी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, और इतने अच्छे हैं राजस्थान के छात्र, इतने अच्छे हैं वो आपको सेकने भी देंगे, मना नहीं करेंगे। 101% बात है। अगर कोई छात्र नेता कहता है कि भाई मेरी हिम्मत इतनी है, मुझे केवल राजनीतिक रोटियां सेकनी है, तो ज़्यादा नहीं तो 50% बच्चे राजस्थान के हमारे इतने अच्छे हैं नैतिक रूप से, वो खुद बोलेंगे कि आप अपनी रोटियां सेकिए, हमारा सहयोग चाहिए तो हम आपको सहयोग देंगे। छात्र नेता बनने का पहला स्टेप होता है, आप कहीं भी जाते हो तो आपके पीछे भीड़ होनी चाहिए, जिससे आप राजनीतिक पार्टी की नज़र में आओगे, अच्छा इसके पीछे पब्लिक है। वो भीड़ कहाँ से आती है भाई? कौन से छात्र नेता के पीछे डोकरे आते हैं सापे वाले? यही युवा आते हैं, पकड़ के ले जाएंगे तो इनको ले जाएंगे, लाठियाँ भाजेंगे तो इन पे भाजेंगे, वो तो आगे आ जाएंगे रील बनाने के लिए, हमने सब बन के। जब इनके भविष्य की बात आती है, इनके लिए रोजगार की बात आती है, जब मेहनत कश बच्चों की सीटें छीन ली जाती हैं, तब आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, आपके मुंह में दही जम जाता है। ऐसा क्यों और कब तक? कब तक चलेगा? सोचो, आप खुद सोचो। मैं किसी एक छात्र नेता पर फोकस नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि XYZ फलाना, सारे के सारे छात्र नेता। अभी यूनिवर्सिटी के अंदर चुनाव बंद हुए थे, आपको पता होना चाहिए, है विश्वविद्यालय ने ऐसा फैसला लिया था, चुनाव बंद किए थे। कितना हा हुल्ला चला था, आपने सोचा, देखा आपने? खून से लेटर लिखे जा रहे हैं, ऐसा कोई नेता नहीं था, मैं अनशन पे हूँ, मैं आत्मदाह कर लूंगा, मैं अनशन पे हूँ। बड़े बड़े नेता आके उनका फिर अनशन तोड़वा रहे हैं। क्या चल रहा है ये? आप किस जगह बैठ के राजनीति कर रहे हो? आप एक यूनिवर्सिटी में बैठ के राजनीति कर रहे हो। आप बात करते हो वहां छात्र हितों की, कहाँ गए आप लोग? क्या अभी राजस्थान में इतना बड़ा आंदोलन नहीं हो सकता जिससे ये नॉर्मलाइजेशन कल ही बंद हो जाए? हो सकता है। अभी पशु परिचर के अंदर जब सिलेबस परिवर्तन करवाने की बात आई थी तो इन्हीं छात्रों ने करवाई थी, कोई छात्र नेता नहीं आया था वहां पे। हाँ, एक आधा आ गया होगा, अच्छा आदमी है, जो अच्छा आदमी है, जिसका जमीर जिंदा है, वो आ गया होगा, कोई बड़ी चीज नहीं, आ जाते हैं ऐसे लोग। कब तक?
रियल बात बता रहा हूँ, आप इस चीज़ को नोट कर लेना, इस चीज़ को रिकॉर्ड कर लेना। अगर अभी जो पशु परीक्षर का जो एग्ज़ाम हुआ है ना, उसके अंदर नॉर्मलाइजेशन नहीं हटा, किसी भी तरीके से सरकार ने हठधर्मिता से या बोर्ड ने हठधर्मिता से इसको रख दिया, तो 4th ग्रेड कर्मचारी की जो भी बहुत बड़ी वैकेंसी आ रही है ना, उसमें आपकी सबकी खटिया खड़ी हो जाएगी, लिख के दे रहा हूँ। आप सब अपनी तैयारी पे नहीं, आप सब अपनी पारियों पे डिफेंड हो जाओगे। अगर आपका सही से नॉर्मलाइजेशन होने वाली, जिस पारी में सबसे ज़्यादा नंबर बढ़े उस पारी में अगर आपका नंबर आ गया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। पशु परीक्षर में तो बच्चे भी कम थे, 6 पारी में, उसमें पारियां भी 10 होगी, फिर आप क्या करोगे? फिर आप समझे 10 में से उस एक पारी में, पर्टिकुलर पारी में आना ही आपके सिलेक्शन को डिसाइड करेगा, आपकी तैयारी नहीं करेगी। इससे अच्छा है पेपर आउट करवा दो यार, लपड़ा ही नहीं है। बच्चे के मन में ये तो नहीं आएगा ना मेरे साथ गलत हुआ है। जिस बच्चे को पता नहीं लगेगा उसको ये लगेगा कि चलो भाई मेरी तैयारी ठीक नहीं होगी, ठीक है अगली बार कोशिश करते हैं। इसीलिए ये सरकारें किसी की नहीं होती है। इसीलिए मैंने इस बात को शुरू करने से पहले ये मैंने बोला था, मैं ना तो कांग्रेस का पक्षधर हूं, ना बीजेपी का पक्षधर हूं, ना आरएलपी का, कोई किसी का नहीं होता। और छात्र एक ऐसे, राजस्थान के छात्र में विशेषकर बता रहा हूं, अच्छे हैं। कोई भी छात्र नेता याद करते आधी रात को जाने को तैयार है उसके लिए, सब कुछ कर लेंगे उसके लिए। आजकल के छात्र नेता भी इस चीज को समझते हैं कि मुझे पीआर इंस्टाग्राम से मिलेगी, ना कि मुझे मैदान में जंग लड़ने से। मैदान में आएंगे भी तो रील बनाने के लिए आएंगे, रील और रियल में फर्क होता है, समझो किसी चीज को। आप एक यूनिवर्सिटी के अंदर छात्र राजनीति कर रहे हो, कोई भी नेता कर रहा है, यूनिवर्सिटी में आपने बीए की, बीएड की, कुछ भी किया बच्चे ने, उसके बाद में वो क्या सोचता है? आपकी तरह हर कोई छात्र नेता तो बनेगा नहीं, उसको चाहिए सरकारी नौकरी। और सरकारी नौकरी के सिस्टम में अगर ये चीज़ होती है, सरकारी नौकरी के अंदर बच्चों को इस प्रकार दबाया जाता है और आप चुप रहते हो, आपके मुंह में दही जम जाता है, तो बड़े शर्म की बात है। अपने आप को छात्र नेता कहना बंद करो, छात्र हितों की बात बंद करो। और हमारे राजस्थान के बच्चे इतने उस्ताद हैं और इतने लड़ाके हैं, ये अपनी लड़ाई खुद लड़ने की हिम्मत रखते हैं, किसी भी छात्र नेता की इनको जरूरत भी नहीं है। लड़ेंगे, इस लड़ाई को भी अच्छे से लड़ना। अपने इंस्टाग्राम पे एक मुहिम भी चलाई है अपन ने, नॉर्मलाइजेशन बंद करो, उस पर मैंने कल एक वीडियो भी डाला है, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, हर बच्चे तक पहुँचाओ। इन्फ्यूजन नोट्स की टीम और हम आपके लिए हमेशा खड़े हैं, जहाँ आपको रिक्वायरमेंट हो वहाँ सबसे आगे हम मिलेंगे। हो सकता है भाई हमारी पहुँच इतनी बड़ी नहीं है कि हम इस निर्णय को चेंज करवा दें, लेकिन जो हम हर संभव कोशिश आपके लिए कर सकते हैं वो कोशिश करेंगे। इसीलिए छात्र नेताओं के चक्कर में मत पड़ो। अच्छा, राजस्थान के तो कुछ शिक्षक भी हैं, उनकी भी मजबूरी है, पैसा पैसा पैसा, पैसे के नोट की धार इतनी होती है, हर कोई कट जाता है। कोई बात नहीं, पढ़ो आप तो, मैं तो आपको मेहनत करवाऊंगा। नॉर्मलाइजेशन में आपका नंबर आए कि नहीं आए, आपको शिफ्ट में पेपर हो कि नहीं हो, मेरा काम ये है कि सभी शिफ्ट के बच्चों को पढ़ाना, क्वेश्चन देखो और आपके साथ हमेशा खड़े हैं, ये हम आपसे प्रोमिस करते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा वाइब्रेट विलेज कार्यक्रम 2 राजस्थान के किस जिले में लागू किया गया? देश के सीमावर्ती क्षेत्रों को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है उसने वाइब्रेट विलेजेस कार्यक्रम 2 को लॉन्च किया है। उसके अंदर राजस्थान के 5 सीमावर्ती जिलों को शामिल किया गया है। 5 जिले कौन कौन से हैं? बाड़मेर है, फलोदी है, देखो 4 तो पहले भी टच करते थे, कौन कौन से? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर और एक फलोदी। इन 5 जिलों में लागू होगा। इस कार्यक्रम के तहत 6,839 करोड़ रुपए की राशि तय की गई है। और सीमावर्ती गांवों के अंदर जो आधारभूत ढांचा, इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा ना, जो सीमावर्ती गांव हैं उनके जो आधारभूत ढांचे उसका विकास किया जाएगा, सड़क संपर्क बढ़ाया जाएगा, स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएगी, शिक्षा दी जाएगी, स्वस्थ पेयजल, डिजिटल कनेक्टिविटी दी जाएगी और स्थानीय आजीविका के साधनों को बढ़ाया जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं भाई, क्लास थोड़ी बड़ी होगी। हाल ही में राजस्थान तीरंदाजी संघ के प्रदेश अध्यक्ष कौन बने हैं? अभी राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ, भारतीय तीरंदाजी संघ और राज्य क्रीड़ा परिषद के पर्यवेक्षकों की निगरानी में धौलपुर में राजस्थान तीरंदाजी जो संघ है उसका प्रदेश स्तरीय चुनाव हुआ था। एक निजी होटल के अंदर ये चुनाव हुआ था, जिसके अंदर दीपेंद्र सिंह को राजस्थान तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष चुना गया है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नई कार्यकारिणी के अंदर जो गृह राज्य मंत्री है जवाहर सिंह बेडम, उनको चेयरमैन चुना गया है। तो ये बेडम जी है, इनको क्या चुना गया है? चेयरमैन चुना गया है। इसके अलावा सुरेंद्र सिंह गुर्जर है, उनको महासचिव और लोकेंद्र सिंह को कोषाध्यक्ष चुना गया है। सुरेंद्र सिंह गुर्जर को कौन सा पद दिया गया है? ये महासचिव हैं इस कार्यकारिणी के।
कोषाध्यक्ष के रूप में लोकेंद्र सिंह काम करेंगे कोषाध्यक्ष के रूप में। तो ये राजस्थानी तीरंदाजी संघ है, उसका पूरा ढांचा मैंने बता दिया है। नए चुनाव हुए थे और उन चुनावों के बारे में ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए। ये लो भाई, राजस्थान सरकार ने राज्य भर में रास्ता खोलो अभियान को लागू करने का फैसला लिया है। यह अभियान सर्वप्रथम कहां से शुरू हुआ था, इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा पूछा है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, रास्ता खोलो अभियान है वो राजस्थान के नागौर से शुरू किया गया था। सबसे पहले नागौर के अंदर, उस टाइम नागौर के जिला कलेक्टर हुआ करते थे। 2021 की बात है ये। रास्ता खोलो अभियान 2021 से चल रहा है। 2021 में नागौर के जो जिलाधिकारी थे डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, उन्होंने इस कार्यक्रम को शुरू किया था। इसके अंदर होता क्या है, खेतों के अंदर, गांव के अंदर आप पता है आपको, भाई भाई कैसे लड़ते हैं, पड़ोसी कैसे लड़ते हैं। इसके खेत का रास्ता रोक दिया, इसके घर का रास्ता रोक दिया, और वो फलाना ढिकड़ जी चलता रहता है। तो उन रास्तों को सबके बीच में सही से समझौता करवा के उन रास्तों को खोलने के लिए रास्ता खोलो अभियान चलाया गया था। अब इसको वापस शुरू किया गया है। राजस्थान सरकार ने राज्य भर के अंदर वापस से रास्ता खोलो अभियान को लागू करने का फैसला लिया है। सबसे पहले नागौर जिले से चला था। हजारों किसानों और ग्रामीणों को इससे फायदा भी मिला था। जो बंद पड़े रास्ते थे वो खुल गए थे। और अब इसे पूरे प्रदेश में प्रत्येक बुधवार को चलाया जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कब चलेगा, तो ये प्रत्येक बुधवार को इसको चलाया जाएगा। वीक में एक दिन बुधवार को ये चलेगा। सुजस की पत्रिका है, अपने आस आने का सपना देखने वालों के लिए सुनहरा अवसर। राजस्थान आवासन मंडल जयपुर, उदयपुर, बाड़मेर, कोटा और हनुमानगढ़ जिलों में नई योजनाएं लॉन्च होगी। कुछ छोटी मोटी योजनाओं के नाम लिखे, पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सहकार से समृद्धि, हमारे गांवों को समृद्ध और खुशहाल बनाने के लिए राज्य सरकार प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों की स्थापना कर रही है। तो प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर कर रही है, इस शब्द को आप पकड़ लेना। ठीक है, साकार से समृद्धि तक। ये था भाई 9 अप्रैल 2025 का राजस्थान का करंट अफेयर, जिसको मैंने डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करवाया। साथ में सुजस की पत्रिका पढ़ाई। देखो अगली क्लास का टाइम हो रहा है, बार बार फोन आ रहा है अगली क्लास के लिए, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, बाकी अगर आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी लगी हो, कंटेंट की क्वालिटी अच्छी लगी हो और हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, तो उसको अप्रिशिएट करने के लिए लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करना। उससे क्या होगा, नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और हमें मिलेगा मोटिवेशन। अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, जिससे दिल एकदम खुश हो जाता है। ठीक है, मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ। तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।